हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 22 जुलाई 2021 और 22 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किया? किस देश ने अपनी नई वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण हाल ही में किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूस ने। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। रूस ने अपने दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपूस्तनिक यार से इसका सफल परीक्षण किया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में रूस ने अपनी नई वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-500 का सफल प्रशिक्षण किस रेंज से किया? तो कपूस्तनिक यार्ड से। S-500 मिसाइल प्रणाली अल्माज एंटी एयर डिफेंस कंसर्न द्वारा विकसित की जा रही है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रूस की नई वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-500 को कौन विकसित कर रहा है? तो अल्माज एंटी एयर डिफेंस कंसर्न। S-500 दुनिया का सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की उम्मीद है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर इसकी रेंज के बारे में पूछा जाए तो 600 किलोमीटर। यह सतह से हवा में मार करने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है जो दुनिया में सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। रूस की राजधानी मॉस्को है, ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों और एग्जामों में पहले भी पूछा जा चुका है कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूसी रूबल। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। और रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मिशुस्तिन। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हाल ही में किसके लिए की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शिवाजी बनर्जी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। शिवाजी बनर्जी मोहन बागान क्लब के पूर्व गोलकीपर थे जिनका 4 वर्ष पूर्व 68 साल की उम्र में निधन हो गया था। शिवाजी बनर्जी मोहन बागान क्लब के पूर्व गोलकीपर थे। मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित एक भारतीय फुटबॉल क्लब है। मोहन बागान एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह क्लब 15 अगस्त 1889 को स्थापित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1889 को। मोहन बागान क्लब को भारत का राष्ट्रीय क्लब भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो मोहन बागान क्लब को भारत का राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब भी कहा जाता है। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो वह भारत के कोलकाता में स्थित मोहन बागान क्लब। मोहन बागान टीम किसी यूरोपीय टीम को हराने वाली पहली भारतीय टीम है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। वर्तमान में इस क्लब के अध्यक्ष स्वप्न साधन बोस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मोहन बागान फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष कौन है? तो स्वप्न साधन बोस। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस वित्तीय सेवा स्टार्टअप ने टेराफिन लैब्स का अधिग्रहण किया? किस वित्तीय सेवा स्टार्टअप ने टेराफिन लैब का अधिग्रहण हाल ही में किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेजर पे ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। रेजर पे एक भारतीय पेमेंट गेटवे है जिसके माध्यम से उपभोक्ता पेमेंट भेज और रिसीव कर सकते हैं। टेराफिन लैब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जोखिम विश्लेषण प्लेटफॉर्म है जो वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित रखता है।
रेजर पे की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, चूंकि रेजर पे चर्चा में है तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय पेमेंट गेटवे रेजर पे की स्थापना वर्ष 2013 में की गई थी। रेजर पे का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारतीय पेमेंट गेटवे रेजर पे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में। रेजर पे के वर्तमान सीईओ हर्षित माथुर हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रेजर पे के वर्तमान सीईओ हर्षित माथुर हैं। टेराफिन लैब का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेराफिन लैब्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में। और टेराफिन लैब्स के सीईओ कौन है, प्रदीप रत्नम। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत के किस राज्य में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। यह संयंत्र उत्तर प्रदेश की मथुरा रिफाइनरी में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश की मथुरा रिफाइनरी में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस संयंत्र को स्थापित करने हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 250 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करेगी। 250 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी की स्थापना 30 जून 1959 में की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 30 जून 1959 में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में। और अगर शहर के बारे में पूछा जाए तो मुंबई शहर में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो श्रीकांत माधव वैद्य। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गोल्डमैन सैच्स ने भारत के किस शहर में अपने वैश्विक केंद्र का उद्घाटन किया। बैंकिंग और वित्तीय सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गोल्डमैन सैच्स ने भारत के किस शहर में अपने वैश्विक केंद्र का उद्घाटन किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। गोल्डमैन सैच्स की स्थापना 1869 में हुई थी। गोल्डमैन सैच्स का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, चूंकि गोल्डमैन सैच्स वर्तमान में चर्चा में है तो पूछा जा सकता है कि गोल्डमैन सैच्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। गोल्डमैन सैच्स के सीईओ डेविड एम सोलोमन हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर सीईओ के बारे में पूछा जाए तो डेविड एम सोलोमन है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ब्लॉकचेन एक तकनीक है जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की सूचना का एक विकेंद्रीकृत बही खाता या लेजर तैयार किया जाता है। शैक्षणिक दस्तावेजों की जालसाजी को रोकने हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। शैक्षणिक दस्तावेजों की जालसाजी को रोकने हेतु महाराष्ट्र ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करेगी। विश्व में केवल सिंगापुर, माल्टा और बहरीन ही इस तकनीक का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, विश्व में मात्र 3 देश सिंगापुर, माल्टा और बहरीन ही ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया? भारत के किस राज्य में पहली बार बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में देश में पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में देश में पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में गुजरात राज्य के किस गांव में देश में पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन किया गया? तो कुनरिया गांव में। टीवी श्रृंखला बालिका वधू से प्रेरित होकर देश में पहली बार कुनरिया गांव में बालिका पंचायत हेतु चुनाव कराया गया। इस चुनाव में 10 से 21 वर्ष के आयु की युवतियों ने चुनाव लड़ा। चुनाव में 20 वर्षीय भारती गरवा देश की पहली बालिका सरपंच बनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत की पहली बालिका सरपंच कौन बनी? तो भारती गरवा, जो कि 20 वर्ष की हैं। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी। और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने हेतु किसके साथ समझौता किया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने हेतु किसके साथ समझौता किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाबार्ड के साथ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 16 सितंबर 1935 को की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? तो 16 सितंबर 1935 को। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ एएस राजीव हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सीईओ के बारे में पूछा जाए तो एएस राजीव। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और पीसीएस एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाबार्ड का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष GR चिंताला हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो GR चिंताला। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 74%। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जा रहा है। किसके द्वारा? पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा। जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS कब शुरू की गई थी? तो जनवरी 2004 में।
और वर्ष 2009 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को सार्वजनिक किया गया था, यानी कि सभी के लिए खोल दिया गया था। केंद्र सरकार ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भी एफडीआई की सीमा को मई 2020 में स्वचालित मार्ग के तहत 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई थी। रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में भी एफडीआई की सीमा को मई 2020 में स्वचालित मार्ग के तहत 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई थी। भारत में एफडीआई आने के दो मार्ग हैं, एक है स्वचालित मार्ग और एक है सरकारी मार्ग। और इनमें क्या अंतर होता है? स्वचालित मार्ग में किसी विदेशी संस्था को सरकार या आरबीआई की पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि स्वचालित मार्ग के तहत अगर कोई विदेशी संस्था भारत में निवेश करना चाहे तो उसके लिए उस संस्था को सरकार या आरबीआई की स्वीकृति लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती स्वचालित मार्ग में, जबकि सरकारी मार्ग में विदेशी संस्था को सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत किया? एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10%। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ने भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को 11% से घटाकर 10% अनुमानित किया, यानी कि पहले एशियाई विकास बैंक का अनुमान था 11%, जिसे अब घटाकर 10% कर दिया है। एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 7% से 7.5% किया, यानी कि एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर को 7% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशियाई विकास बैंक या एडीबी की स्थापना कब की गई थी? तो 19 दिसंबर 1966 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फिलीपींस के मनीला में। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष मासात्सुगो असाकावा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मासात्सुगो असाकावा। एशियाई विकास बैंक के कुल सदस्य देश 68 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशियाई विकास बैंक के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? तो 68। भारत एडीबी या एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य देश है। तो आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में स्पार्कन ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? स्पार्क्सन ट्रॉफी का खिताब, स्पार्क्सन ट्रॉफी शतरंज से संबंधित है, तो इसका खिताब हाल ही में ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद ने जीता है। और शतरंज रूस का राष्ट्रीय खेल है और विश्वनाथ आनंद ने व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर इस ट्रॉफी का खिताब जीता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।